नमस्कार मित्रों। वैसे तो सत्य की विजय की बात होती है, लेकिन हम लगातार सत्य को पराजित होते भी देखते हैं। लेकिन मालेगांव विस्फोट मामले में आज कह सकते हैं कि सत्य की विजय हुई है। और इस सत्य की विजय इसलिए आवश्यक थी कि अगर न्यायालय में सत्य की विजय नहीं होती तो जो कुछ भी आतंकवाद के विरुद्ध भारत ललकार कर अपनी बातें रखता है, दुनिया को के सामने आंख मिलाकर बात करता है और दुनिया को कहता है कि आतंकवाद के मामले पर दोहरा रवैया नहीं अपनाए, संयुक्त राष्ट्र संघ में कहता है कि आतंकवाद की परिभाषा निश्चित करिए, एफटीए पेरिस के एफटीए में जाकर कहता है कि पाकिस्तान पर प्रतिबंध लगाया जाए, उस पर आर्थिक बंदिशें लगें क्योंकि आतंकवाद को प्रायोजित करता है। और जिसने सीमा पार कार्रवाई अभी किया ऑपरेशन सिंदूर में, और उसके बाद सभी दुनिया ने स्पष्ट रूप से, भले नहीं कहा भारत ने सही किया, लेकिन दुनिया में कोई बड़ा देश पाकिस्तान के साथ खड़ा नहीं हुआ, भारत का विरोध नहीं हुआ कि आपने सीमा पार करके क्यों हमला किया, क्योंकि सबको मालूम था कि भारत आतंकवाद से पीड़ित है और उसके पीछे पाकिस्तान है। अगर यह साबित हो जाता कि 28 सितंबर 2008 को मालेगांव मस्जिद के बाहर भीखू चौक पर हुए विस्फोट के पीछे हिंदू संगठनों और हिंदू एक्टिविस्टों की भूमिका थी और इन्होंने संगठित होकर षड्यंत्रपूर्वक विस्फोट को अंजाम दिया, तो आपकी सारी लड़ाई आतंकवाद के विरुद्ध ध्वस्त हो जाती और फिर इस देश को आतंकवाद से लहूलुहान होने से कोई नहीं बचा सकता था। क्योंकि जब आप संघर्ष करने की स्थिति में नहीं रहते, आज जिहादी आतंकवादी आकर हमले करते और आरोप हिंदू संगठनों की ओर जाता, तो फिर उनका मनोबल गिरता ही नहीं, वो लगातार हमले करते और इस देश में लोग खड़े होते कहीं न कहीं साबित करने के लिए। और ये पहला मामला नहीं है। 2007 में समझौता एक्सप्रेस का ब्लास्ट हुआ था फरवरी में, और वो पानीपत जो हरियाणा ज़िला में है, उसी ज़िले में एक रेलवे स्टेशन पर हुआ था। मक्का मस्जिद जो जब हैदराबाद में, वहाँ ब्लास्ट हुआ था। और इन तीनों मामलों को के आधार पर ही हिंदू आतंकवाद और भगवा आतंकवाद शब्द प्रयोग किया गया, और ये शब्द गृह मंत्री ने प्रयोग किया, कांग्रेस के नेता प्रयोग करते रहे, अलग अलग विश्लेषक प्रयोग करते रहे, पूरा अभियान चला, अनेक पुस्तकें लिख दी गई, वीडियो बनाए गए, उस समय के टेलीविज़न पर चारों ओर ज़बरदस्त डिबेट हुए, पार्लियामेंट में बार बार इस विषय को लाया गया कि आरएसएस को बैन करो और बाकी संगठनों को बैन करो। अभिनव भारत संगठन जो कि विनायक दामोदर सावरकर के बनाया गया संगठन था और जो उनकी भतीजी चला रही थी पोती, उस संगठन को बैन करो, सारे लेकिन अब जज ने क्या कहा है, अगर न्यायालय का फैसला देखिए तो ये कहा है कि पूरा जो कुछ था वो सब षड्यंत्र था देखने से। क्योंकि जिसको आपने आरोपी बनाया है सुधाकर चतुर्वेदी, उसके घर में आरडीएक्स लाकर रखा गया ताकि उसको फंसाया जाए, और बताया ये गया कि कर्नल पुरोहित ने कश्मीर से लाके आरडीएक्स वहां रखवाया। कर्नल पुरोहित के घर में चीजें डाली गई। जिस मोटरसाइकिल में विस्फोट हुआ और कहा गया कि यह मोटरसाइकिल साध्वी प्रज्ञा की है, उस मोटरसाइकिल का नंबर साध्वी प्रज्ञा के नाम से अवश्य रजिस्टर्ड था, लेकिन वो मोटरसाइकिल ही नकली थी। क्योंकि उसका जो उसमें जो नंबर डाला गया था वो नंबर था ही नहीं उसका। जब ढूंढा गया तो उसके चेचिस नंबर, इंजन नंबर कुछ नहीं मिले। तो पूरा कहा कि फोरेंसिक जांच होती है, घटनाएं होती हैं, उसकी जांच की जाती है, फिर वहां से फोरेंसिक लेबोरेटरी में भेजी जाती है। अब आप उसके लिए झूठे चीज ही उठा लिया कि जो है नहीं, उसको उठा के आपने जांच के लिए भेज दिया है और अपने अनुसार फिर फोरेंसिक रिपोर्ट भी आपने बनवा लिया है। अजीब षड्यंत्र है। लोगों को पकड़ा गया है, उसके गवाह, उसमें जो आरोपी है, गवाहों ने कहा बाद में कि हमको कहा गया कि आप योगी आदित्यनाथ का नाम लो, आरएसएस के नेताओं का नाम लो, और हमको इसलिए पीटा गया, जबरदस्ती किया गया। जो भी इसमें आरोपी हैं, इसमें 12 आरोपी थे। 12 आरोपी में से 5 पहले ही छोड़ दिए गए। जो अभी 7 आरोपी थे उनको अब जाकर के छोड़ा गया है। अब आप देखेंगे कि ये जो 5-7 आरोपी थे, इनकी क्या दशा हुई। साध्वी प्रज्ञा ठाकुर का नाम हम सब लोग जानते हैं,
लेकिन उसके अलावा जो कर्नल प्रसाद पुरोहित थे, वो सेना में काम करने वाला लेफ्टिनेंट कर्नल, उनको बताइए 17 वर्ष तक वो आदमी, ऐसे तो 2017 में उनको सरकार आने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दिया था, लेकिन जब तक वो बरी नहीं होते वो सेना में सेवा नहीं दे सकते थे। तो ये मेजर रमेश उपाध्याय रिटायर व्यक्ति, उसका पेंशन रुक गया। ये सब जेल में रहे। अजय राहिरकर, सुधाकर द्विवेदी, सुधाकर चतुर्वेदी, समीर कुलकर्णी, सब जेल में रहे हैं। और जो कुछ न्यायालय ने टिप्पणी की है, न्यायालय ने यही बताया है, भाई आप किस आधार पर आपने कहा है, आप अभिनव भारत के खाते से, खाते में पैसे आएंगे जाएंगे। कर्नल पुरोहित उस अभिनव भारत संगठन से अगर जुड़े हुए हैं, अजय राहिरकर उसका कोषाध्यक्ष है, और उसमें से खाते से पैसे निकल के जा रहे हैं, तो वो तो उसका काम भी दिखा रहा था, उसको आतंकवादी हमले के लिए प्रयोग होने वाला पैसा दिखा दिया गया। अब ये जो पूरा षड्यंत्र था कि तीनों मामलों को देखेंगे तो तीनों मामलों में जो भी आरोपी थे वो इसी ढंग से बरी हो गए। और पता चला कि उस समय के पहले तो पुलिस ने जांच शुरू की है, पुलिस के बाद एटीएस जांच शुरू करती है, और एटीएस के बाद उस समय यूपीए सरकार ने एनआईए को जांच दे दिया, और तीनों एक ही दिशा में थे। और बताया गया कि ये जो केस था ही नहीं, वो केस बना दिया गया जिसका कोई लेना देना नहीं है। वैसे भी जो मक्का मस्जिद विस्फोट था, तो वहाँ की एटीएस ने, आंध्र प्रदेश की एटीएस ने तब ये कहा था कि इसके पीछे हुजी का हाथ है, हरकत उल जिहादुल इस्लामी बांग्लादेश का हाथ है। उसके 2 लोगों को अरेस्ट भी किया था और उसने स्वीकार भी किया था, ये भी खबर आ गई थी। लेकिन एनआईए के जांच जाते ही पूरी दिशा बदल गई, उसको जमानत दे दी गई, उसको बाहर कर दिया गया, उसको आरोप से ही मुक्त कर दिया गया। समझौता विस्फोट के पीछे भी ऐसे ही था। एफबीआई ने कहा कि तो लश्कर तोयबा की भूमिका है इसमें। यही स्थिति मालेगांव विस्फोट की थी। लेकिन अगर सोनिया गांधी के नेतृत्व वाली कांग्रेस और नेतृत्व वाली यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस के पीछे सोच ये थी कि किसी ढंग से हिंदुओं को आतंकवादी साबित करके और आरएसएस हिंदू संगठनों को बैन कर दिया जाए, आरएसएस बैन हो जाए, भारतीय जनता पार्टी पर मुकदमे हो जाए, आतंकवाद के आरोपित हो जाए, उसको भी शायद बैन करने का आधार मिल जाए, तो फिर राजनीति में हमारी बिल्कुल सफलता रहेगी। और फिर वो हम अपने कल्पना का देश बना सकेंगे। कैसा देश बनाना चाहते थे, क्योंकि आतंकवाद से त्रस्त देश है। आप इस लड़ाई को, राजनीतिक लड़ाई होती है। सत्ता का इतना घातक दुरुपयोग, ये तो देश विरोधी हरकत हो गई। और उसके लिए आप हिंदू आतंकवाद, भगवा आतंकवाद दुनिया भर में प्रचार किए। अगर हिंदू को आतंकवादी साबित हो जाता तो जिहादी इस्लामी आतंकवाद के सारे मामले ही खत्म हो जाते। दुनिया भर में बदनामी होती कि हिंदू आतंकवादी कर रहे हैं, तो भारत के बारे में झूठा प्रचार है, सारे केस हमारे ध्वस्त हो जाते। तो ये एक बड़ा षड्यंत्र था। और इस षड्यंत्र में एनआईए शामिल थी। उस समय के गृह मंत्री, 2 गृह मंत्री हुए हैं, पी चिदम्बरम हुए हैं, सुशील कुमार शिंदे हुई है, यूपीए की चेयरपर्सन उसमें शामिल मानी जाए, क्योंकि उनके ही सलाहकार, राष्ट्रीय सलाहकार परिषद में ऐसे लोग थे जिन्होंने ताना बाना बुना, और जिन लोगों ने लक्षित हिंसा विधेयक बनाया था राइट के बारे में, अगर वो पास हो जाता तो जहाँ भी राइट्स होते केवल हिंदुओं को उसका परिणाम भुगतना पड़ता। ये सारे लोगों का षड्यंत्र था। और जिस ढंग से इन सब के साथ टॉर्चर हुआ है, गवाहों के साथ टॉर्चर हुए हैं, वो भयानक है। क्या किसी देश में ऐसा हो सकता है कि देश में आतंकवादी हमले हो, वहाँ के लोग मारे जाए, और धीरे धीरे पता भी चले कि किसकी भूमिका है, उसको छोड़कर, मतलब वहाँ के मुख्य समुदाय को, क्योंकि उससे आपको एलर्जी है, अगर आपको इस समय वोट नहीं हो सकता है आने वाले समय में आपको वोट न मिले उसका, इसके लिए आप पूरा षड्यंत्र करके एक संगठन को समाप्त कर देंगे। तो ये पूरा एक षड्यंत्र था, न्यायालय ने साबित कर दिया है। अब प्रश्न है कि इन लोगों के साथ क्या किया जाए। ये तीनों मामले हमारे सामने आ गए हैं, समझौता विस्फोट, मक्का मस्जिद और मालेगांव। अब ये तीनों मामलों के लिए हिंदू आतंकवाद और भगवा आतंकवाद शब्द निकला था। जिन लोगों ने इस शब्द का प्रयोग किया वो सब खड़ा होकर प्रायश्चित करें, देश से मांगे कि हम लोगों से गलती हुई है आगे। और दूसरी ओर जो लोग इस षड्यंत्र में शामिल थे उनके विरुद्ध व्यापक छानबीन हो
उस छानबीन के आधार पर उनको सज़ा मिले, क्योंकि न्यायालय ने इतना तो कह दिया है कि सुधाकर चतुर्वेदी के घर में कैसे आरडीएक्स डाला गया उसकी जांच होनी चाहिए, जांच का आदेश दे दिया। अब देखिए जांच में क्या निकलता है। 323 गवाह इन लोगों ने लाए थे और 323 साधारण गवाह नहीं होता है, सारे सबूत पर दस्तखत करवाए गए थे। ये तो नरेंद्र मोदी की सरकार नहीं आती और जांच ठीक से नहीं होती, दिशा नहीं बदलती। आप सोचिए कि वही एनआईए है, उसने पहले कैसे जांच की, उसी ने कैसे जांच की, पूरा मामला बदल गया, समझौता विस्फोट के गवाह बदल गए, वहाँ के गवाह सबने बताया कि झूठी बात है, और आज तक उसके विरुद्ध जो है आप न्यायालय जाकर के साबित नहीं करवा पा रहे हैं। तो ऐसे ही यह मामला था। तो अब ये मुसलमानों को भी सोचना है कि आखिर आपके लोग मरे वहाँ, ये अगर आपके हितैषी थे तो असली मारने वाले को पकड़ना इनका काम था, कि जो मस्जिद को नापाक किया, मक्का मस्जिद को। और जिन लोगों ने, वैसे तो समझौता बस विस्फोट में ज़्यादातर पाकिस्तानी मारे गए, वो भी मुसलमान थे, और मालेगांव विस्फोट में घायल होने वाले, मरने वाले सारे मुसलमान थे। तो अब अगर उस समय की सरकार ने, उस समय के अधिकारियों ने, उस समय के गृह मंत्रियों ने अगर षड्यंत्र करके दोषियों को पकड़ने, उनको सजा दिलाने के बजाय जो निर्दोष है, निरपराध है, जिनका कोई लेना देना नहीं है, जो कि केवल आतंकवाद का विरोध करते हुए इस्लामिक कट्टरपंथ का विरोध कर रहे हैं, उनके विचार से हम सहमत असहमत हो सकते हैं, एक पूरे संगठन परिवार को, इसलिए कि वो हिंदुत्व और हिंदुओं की बात कर रही है, एक पूरी पॉलिटिकल पार्टी को, उसके नेताओं को फंसा दिया, और आपके दोषी, तीनों मामले के दोषी का कोई अता पता नहीं है किसने किया है, वो जो है बच चुके हैं। तो उसको बचाना, असली अपराधियों को बचाने वाले आपके अपराधी हैं, या वो लोग जिन लोगों ने कहा कि ये निर्दोष है, इनको छोड़ा जाना चाहिए, या आपको भी तय करना है। आपके संगठन भी बहुत सारे जो इस समय आतंकवाद पर मुकदमा लड़ रहे हैं, दुनिया भर से फंडिंग लेकर, और आतंकवादियों को छुड़ाने की कोशिश करते हैं, वो भी इस मामले को गलत दिशा देने की कोशिश कर रहे हैं। उनको अभी भी उनका मान लो कह रहे हैं कि नहीं, ये गलत फैसला आ गया तो इसके खिलाफ अपील होनी चाहिए। भाई देश का पैसा अपील में क्यों जाया होगा? आपको करना, आप लेके जाइए केस, जो एक बार प्रूफ हो गया। इस प्रकार से मुकदमे नहीं हो चलाए जाने चाहिए कि फिर इन लोगों को रिहाई होने के बाद और फिर इनको जाना पड़े, कोर्ट का चक्कर लगाना पड़े। आपने षड्यंत्रपूर्वक फंसाया है। हाँ, अगर आप मांग करते हैं कि इनकी फिर से जांच हो, हालांकि इतना विलम्ब हो चुका है कि अब आसान नहीं है उसके षड्यंत्र पहुंचना, षड्यंत्रकारियों को पकड़ना, लेकिन जिन लोगों ने आतंकवादियों को खुलेआम छोड़ा, जिन लोगों ने विस्फोट करने वाले, इतने लोगों को लहूलुहान करने वाले, खून और विध्वंस का छींटा फैलाने वाले, भारत में आतंक पैदा करने वाले, लोगों के अंदर डर पैदा करने वाले, और उन सबको केवल अपने राजनीतिक उद्देश्य से, क्योंकि आपको हिंदू संगठन से प्रॉब्लम है, आपको हिंदू नाम लेने वालों से समस्या है, तो इनको षड्यंत्रपूर्वक फंसाओ किया है। वो किसके अपराधी है? वो मुसलमानों के भी अपराधी हैं, वो देश के भी अपराधी हैं, देश की सुरक्षा के साथ षड्यंत्र करने वाले हैं, और इनको निश्चित रूप से प्रायश्चित तो इनका होगा। इस देश को राजनीतिक स्तर पर जनता इनको सजा दे, न्याय के स्तर पर इनको जरूर कटघरे में खड़ा करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।